Hello and welcome to the channel once again. So in this video, we will be discussing the PYQs. As you already know that our last video is about the basic structure of the Constitution and Article 13. So हम इस वीडियो में आर्टिकल 13 से रिलेटेड PYQs को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हम इस सीरीज में करते हैं कि पहले एक्सप्लेन करते हैं देन वी डिस्कस PYQs. PYQs कम होते हैं तो हम सेम वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं, बट डिस्कशन ऑफ PYQ इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपको एक अंदाजा लग जाता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और उस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। और आगे वाली चीज में हमारी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में चल जाता है कि और कौन कौन सी जगहों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विद दिस बीइंग सेड, आई विल मूव ऑन टू द वीडियो एंड द पीवाईक्यूज। सेम पैटर्न रहने वाला है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन एंड आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई होप क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और आपने अगर एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखी है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट इज ए टू सिक्योर पैरामाउंटसी टू द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को पैरामाउंट बनाने के लिए आर्टिकल 13 है। जुडिशियल रिव्यू, दैट इज जुडिशियल रिव्यू इन द आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विच टेक्स अवे और abridges द राइट्स conferred by part थर्ड shall be, एंड द आंसर इज void to the extent of contravention। जितना वो void कर रही है उस लेवल तक उसको कॉन्ट्रवेंट कर सकते हैं। ये हम आगे अभी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ा समझ लेंगे। तो आंसर इज बी। आई होप आपने सही आंसर दिया हो। थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया pre-constitutional laws inconsistent with the fundamental rights are they are void। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 clause 3 of the constitution of India, law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law, and the answer is A। तो ये पूछा जा चुका है। सो आई होप आपने सबके आंसर करेक्ट दिए होंगे। तो वी विल टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। So, first question is which of the following is included in the definition of law as provided in Article 13। तो अभी हमने recently भी पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में भी था। तो आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा, दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 would be subject to article 13 clause 2 like any other law। तो ये हमने एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है एंड इसका आंसर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो अगर आपने एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। इसका आंसर सी है। द फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी अमेंडेड एज इट इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, सच रूलिंग वाज गिवन इन। तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम व्यू जो था ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दिया गया था, केशवानंदा भारती में नहीं दिया गया था। एक्सप्लेनेटरी वीडियो में ये आपको साफ साफ एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ अंडर आर्टिकल 13 clause 3A of the constitution includes ordinance, order, notification, yes; bylaw, rule and regulation, yes; custom or usage having in the territory of India the force of law। So the answer is, ये तीसरे ऑप्शन से रिलेटेड पूछा गया है तो इसका आंसर होगा ए, इफ इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। सो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, in which of the following cases did the Supreme Court hold that an amendment of the Constitution under Article 368 was law within the meaning of Article 13 of the Constitution of India? And the answer is गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, आई होप आपने इजीली कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन कस्टमरी लॉ प्रिवलेंट इन इंडिया बी टेस्टेड एट द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और इसके चार ऑप्शन हैं, बाय लॉ, कस्टम हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ऑल ऑफ द अबव, और इसका आंसर डी है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, पहले भी ऑप्शंस में था। सिंपली डायरेक्टली क्वेश्चन है फ्रॉम आर्टिकल 13 की स्टैट्यूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप इज इन रिगार्ड टू विच आर्टिकल, एंड द आंसर इज 13। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप क्या होता है ये अभी मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि ये शायद हमारी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में नहीं था तो मैं इसको समझा दूंगा। Principle of doctrine of eclipse is given in the answer is A, law inconsistent with or in derogation of the fundamental right। तो इसका आंसर A है। आर्टिकल 13 में ये दे रखी है। सो विद दिस वी विल मूव ऑन।
ओके, सो अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो अब हम इसको यहाँ समझेंगे। इसका एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, दैट इज बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो पहले का आंसर मैंने यही बता दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इन, एंड द आंसर इज बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स समझते हैं पहले तो क्या होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स उसको कहते हैं, जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो लॉ क्या होता है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। अब यहाँ बात होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। दो लॉ होते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वो होते हैं जो पार्ली कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने से पहले, एनफोर्स होने से पहले बनाए गए थे। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉज बनाए गए थे, जो लॉ इंडिया में चल रहे थे, वो सारे के सारे हो गए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और उसके बाद जो बने लॉ वो हो गए पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी, दोनों अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 13 के हिसाब से वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप पे आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप क्या कहती है कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप ये कहती है कि पूरा का पूरा लॉ, उसके ऊपर एक क्लिप लग जाता है। ठीक है, एक्लिप का मतलब एक ग्रहण लग जाता है। ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ सीपी बरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 था। ठीक है। उसने क्या करा, उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल दे रखा था मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पे, और प्राइवेट ऑपरेटर्स को बिल्कुल से एक्सक्लूड कर दिया था। अब इस केस में जो बंदा था वो प्राइवेट ऑपरेटर था, जो पेटिशनर था जिसने ये पिटीशन फाइल करी, और उसने ये बोला कि भाई प्राइवेट एंटिटीज को बिल्कुल से इसमें हटा रखा है और गवर्नमेंट को मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल दे रखा है। ये क्या है, ये आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द फंडामेंटल राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस है, उसका उल्लंघन कर रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया भिकाजी नारायण वाले केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, ये इसको वायलेट कर रहा है। और अब वायलेट कर रहा है तो सवाल उठा कि क्या पूरा का पूरा लॉ जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो फंडामेंटल राइट को पूरा का पूरा लॉ वायलेट कर रहा है, क्या उसका कुछ पार्ट वायलेट कर रहा है? तो सामने ये चीज आई कि उसका कुछ पोर्शन वायलेट कर रहा है, जो कि ये था कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को एक्सक्लूड कर रखा है। तो ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्राइन को देते हुए कि भाई अगर पूरा का पूरा लॉ वायलेट नहीं कर रहा, उसका कुछ पोर्शन वायलेट कर रहा है, उस कुछ पोर्शन को आप निकाल दो, और फिर जो वो बचा हुआ लॉ है वो ऑटोमेटिकली अब वायलेट नहीं कर रहा फंडामेंटल राइट को, तो वो अब चल सकता है। ठीक है। तो जब तक वो पोर्शन उसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो उसके ऊपर ग्रहण लगा रहेगा, उस पूरे एक्ट के ऊपर ग्रहण लगा रहेगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है या वायलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो पोर्शन उस एक्ट से अलग कर दिया जाएगा थ्रू भाई अमेंडमेंट करके या कैसे भी करके, तो पूरा एक प्रोसीजर जो लॉ बनाने का है वो फॉलो हो गया, जो भी प्रोसीजर फॉलो होगा उसमें लॉ मेकिंग का, तो उसके थ्रू उस पार्ट को जैसे ही निकाल दिया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, अब वो एक्ट जो है वो दोबारा से उसके ऊपर से ग्रहण हट गया। अब वो दोबारा से एनफोर्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अब जो पोर्शन था वो जो वायलेट कर रहा था उसको निकाला जा चुका है। तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप, है ना, कि जिसमें अगर कोई पोर्शन फंडामेंटल राइट को प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वायलेट कर रहा है, तो उस लॉ के ऊपर एक्लिप लगा रहता है, वो एनफोर्सेबल नहीं रहता। जैसे ही वो पोर्शन निकाल दिया जाता है, वो ग्रहण हट जाता है, वो एनफोर्सेबल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आंसर वाली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं बाकियों के। पहला क्वेश्चन तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो दूसरा पढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर प्रोवाइडेड, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, 13 का क्लॉज 2 भी याद रखना, है ना। अगर स्पेसिफिकली इतना पूछते हैं तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 13 क्लॉज 2। उसमें मतलब एक्सप्रेसली मेंशन है, समझाने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस डिड द सुप्रीम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो डॉक्ट्राइन है वो मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो में समझा दी है, तो मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा। आंसर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, और जिन्होंने वो देख के इस वीडियो को देखने आए हैं, तो आपने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। नेक्स्ट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप अप्लाइज टू, तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, ये मैंने पिछली अभी लास्ट में बता दिया, तो इसका आंसर डी होगा। सो विद दिस वी विल टेक द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।
Okay, so the question is which of the following article of the Indian Constitution provide for judicial review of legislative functions? Simple 13. Clause 4 of Article 13 of the Indian Constitution, which was inserted by 24th Amendment Act 1971, states that a constitutional amendment act passed according to the Article 368 of the Indian Constitution is a law within the meaning of Article 13 and would accordingly be void if it contravenes a fundamental right. This amendment was declared void in which of the following case? और ये explanatory video में है that the answer is Minerva Mills case 1980. Next question is judicial review means, and the answer is testing the action of executive by judiciary. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट तो इनके एक्शंस को टेस्टिंग करने को ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. Judicial review of the ninth schedule of the constitution has been permissible by which of the following cases decided by the Supreme Court? ये बहुत ही एक्सप्रेसली बता रखा है, आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है. तो आई होप ये चारों आंसर आपने सही टिक किए होंगे. So, under power of judicial review, the Supreme Court and High Court, and the answer is D, examine the validity और the constitutional validity of law को examine करते हैं. दूसरा, the power of judicial review is in India is possessed by, तो ये दोनों के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ना. तो दोनों में आप वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो मूव कर सकते हैं. 226 और 32 आर्टिकल आपके पास है तो उसमें आप मूव कर सकते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 is a landmark decision on the issue of B. The power of judicial review of High Court and Supreme Court is part of basic structure of the Constitution. तो ये केस शायद मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो में छूटा हुआ है तो ये हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम केस को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन नहीं है. विच वॉज द फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? वो पहला केस कौन सा था? तो द आंसर इज मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 का ये केस है. ये अमेरिकन केस है तो इसको हम डिटेल में समझेंगे. सो मैरबरी वर्सेस मेडिसन को डिस्कस कर लेते हैं. पहले तो हम उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस हुआ कब था. ये 1803 का केस है. होता क्या है कि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं फेडरलिस्ट प्रेसिडेंट होते हैं जॉन एडम्स. इलेक्शन का टाइम होता है. ठीक है. अब इलेक्शन हो चुका होता है और ऑलमोस्ट तय होता है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट है थॉमस जेफरसन है ना वो जीत जाएंगे. तो अब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि चीजों को सेट करने के लिए जॉन एडम्स क्या करते हैं बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं जो एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट होते हैं. जजेस के अपॉइंटमेंट करते हैं. वो चाहते हैं कि जितने भी उनके हिसाब से उनकी साइड के जजेस हैं उनको वो अपॉइंट करते हैं और वो जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट शुरू कर देते हैं. इसको मिडनाइट जजेस भी बोला गया है. मिडनाइट जजेस का भी टर्म इनको दिया गया है. तो बहुत सारे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है. अब इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट करते 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 टाइम इतना निकल जाता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो साइन और सील तो हो जाता है लेकिन वो डिलीवर नहीं होता है. और इतने में आ जाती है थॉमस जेफरसन की सरकार. थॉमस जेफरसन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. अब मिडनाइट जजेस वाला ये पूरा सिनेरियो हो चुका होता है कि जल्दी जल्दी पावर देने वाला. अब इसमें क्या होता है अब वो डिलीवर नहीं होता है. तो जब डिलीवर नहीं होता है तो जो जेफरसन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं जेम्स मेडिसन वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हम मरबरी कमीशन ये जो बनी थी जितने भी जजेस के अपॉइंटमेंट हुए थे हम इनको डिलीवर नहीं करेंगे और जब हम डिलीवर नहीं करेंगे तो ये अपॉइंटमेंट वैलिड ही नहीं होगा. ठीक है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट जल्दबाजी में या फिर जो भी उन्होंने उसमें ग्राउंड लिया होगा. तो ये तो इसका पॉलिटिकल सिनेरियो था. अब ये केस जाता है कोर्ट के पास है ना. कोर्ट के पास इसको मारबरी लेकर जाते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट के पास मोटे मोटे 3 सवाल आते हैं मैरबरी की साइड से. जो लीगल क्वेश्चन कोर्ट के सामने आते हैं वो 3 होते हैं. पहला, डिड मैरबरी हैज अ लीगल राइट टू दिस कमीशन? क्या मैरबरी के पास इस कमीशन का लीगल राइट है? दूसरा, इफ सो डिड यूएस लॉ प्रोवाइड रेमेडी? अगर है उसके पास राइट तो क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है? तीसरा, इफ अ रेमेडी एग्जिस्टेड कुड द सुप्रीम कोर्ट इश्यू अ रिट ऑफ मैंडेमस? क्या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस को इश्यू कर सकता है? मैंडेमस की इश्यू रिट किस लिए होती है? किसी काम को कंपेल करके करवाने के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी से. तो ये होते हैं लीगल क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट कि क्या
ये जो कमीशन बनी थी ये सही कमीशन बनी थी, अगर बनी थी तो क्या रेमेडी है, और अगर रेमेडी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस कर सकता है। तो इन तीनों सवालों के जवाब दिए गए। अब इसमें पहले सवाल का जवाब दिया गया कि मैरबरी हैज राइट टू द कमीशन, कि मैरबरी के पास अपॉइंटमेंट का या कमीशन फॉर्म करने का राइट है। क्यों? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट थे वो एडम ने साइन कर दिए थे, सील कर दिए थे, मेयर डिलीवरी ही उसकी रह गई थी। तो सिर्फ मेयर डिलीवरी ना होने से अपॉइंटमेंट्स को हम इलीगल नहीं मान सकते, तो अपॉइंटमेंट जो है लीगल है। पहला क्वेश्चन तो हो गया, डिड मैरबरी हैज अ लीगल राइट टू द कमीशन? यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस। दूसरा क्वेश्चन था, इफ सो डिड यूएस प्रोवाइड अ रेमेडी? अगर है, अगर वो लीगल है तो क्या रेमेडी है? तो फिर से जो मार्शल थे उन्होंने बोला कि यस, द कोर्ट प्रोवाइड रिड्रेस व्हेन अ लीगल राइट इज वायलेटेड। अगर लीगल राइट वायलेट हुई है तो हम रिड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है तो अपॉइंटमेंट होना चाहिए, हम कोई ना कोई लीगल राइट प्रोवाइड कराएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ मैंडेमस एग्जिस्ट करती है? अगर राइट है, रेमेडी है, तो रिट ऑफ मैंडेमस हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 3 है उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं हो सकता, और जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789 जो अमेरिका का है उसके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंडेमस तभी हो सकती है जब वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हो, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं जिनके केसेस ही सुने जाते हैं। तो तीसरे में उन्होंने नो बोल दिया, बट ऊपर के दो चीजों के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। अब इसमें ये एस्टेब्लिश किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट मार्शल जो कि जजमेंट दे रहे थे, उन्होंने असर्ट किया दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिडेट लॉज कॉन्सेप्टिंग इट। तो ये ड्यूटी है जुडिशरी की कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, और कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है उसको इनवैलिडेट करना। ये पहली बार इस केस में जुडिशियल रिव्यू का यूज किया गया इन अमेरिका बाय द मार्शल। ठीक है, तो ये उनके जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये क्लियरली बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना ही ड्यूटी है जुडिशरी की, और अगर कोई लॉ उसके खिलाफ जा रहा है तो उसको इनवैलिडेट करना भी जुडिशरी है। अब इसमें थॉमस जेफरसन ने बात को बहुत सी चीजें बोली कि ये कोई इतना जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन ही नहीं था, जुडिशरी ने जबरदस्ती एग्जीक्यूटिव के मामले में घुसने की कोशिश की है, और ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था इसमें कि लीगल राइट है, तो ये तो जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन था और आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, तो उनको मना कर देना चाहिए था। बट नो, इट इज नॉट दिस सिंपल, इतना ये सिंपल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को भी मेंटेन किया, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी भी दिखाई। सेपरेशन ऑफ पावर तभी हो सकती है जब हर किसी के ऊपर कोई ना कोई चेक हो। तो ये पहली बार इस केस के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर है भाई, वो तो जुडिशरी के पास ही रहेगी। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया हो, और ये पहला इंस्टेंस भी समझ में आ गया हो। तो जब भी ये केस पूछा जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू का पहला केस कौन सा था, तो आप मैरवरी वर्सेस मेडिसन बोलेंगे। सो विद दिस ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाए। विद दिस वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you all are getting benefits from our videos, and if you are getting benefits, kindly like the videos, show your excitement for this insightful video, comment and tell us what you want covered next. Subscribe and hit the bell icon so that you get the notification for new updates. Join our community and actively participate. Let's learn and grow together.